कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्या कृषि जो है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं, है ना। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा था कृषि विधि व तकनीक के आधार पर। तो सबसे पहला कृषि विधि और तकनीक के आधार पर जो कृषि का प्रकार है वो है परती छोड़ना। क्या है? परती छोड़ना। परती छोड़ना का आशय क्या है? परती माने परत, ठीक है। क्या करते हो आप? जब आप बहुत समय से कृषि कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में या उस भूमि में क्या होता है कि उर्वरता की मात्रा में कमी आ जाती है। तो आप उस उर्वरता की मात्रा में जो कमी आ जा रही है उसको कुछ समय देने के लिए क्या करे, वो भूमि जो है या जो कृषि जो क्षेत्र है वो वापस से क्या करे, रिकवर करे, ठीक है। तो वापस से रिकवर करे, इसके लिए क्या करते हैं आप? कुछ समय के लिए भूमि को अबंडेंट छोड़ देते हैं। तो कुछ समय के लिए क्या करना, कृषि भूमि को छोड़ देना। कैसे छोड़ देना? ऐसे ही अबंडेंट, है ना, या कृषि नहीं करना। कृषि नहीं करना कृषि भूमि में, है ना। अब वो 2-4 साल हो सकता है। 2-4 साल आप क्या करें, उस समय काल के लिए आप कृषि भूमि को जब छोड़ दें तो उसके कहते हैं परती छोड़ना। फिर नेक्स्ट है आपका चक्रीय कृषि। ठीक, क्या है? चक्रीय कृषि। अब बात आती है चक्रीय कृषि किसको कहते हैं? पता है क्या आप में से किसी को? चक्रीय कृषि। देखो, चक्रीय कृषि चक्र से बना हुआ। चक्र मीन्स साइकिल, है ना। तो आप क्या करें, जब फसल ले रहे हैं तो एक ही तरह की फसल लेने के बजाय आप क्या करें, अलग अलग समय पर क्या करें, विभिन्न तरह की फसलों को लें, है ना। खासकर दलहनी फसलों के साथ ऐसा चीजें होती हैं। दलहनी फसलों में हम चक्रीय कृषि करते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, एक फसल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, फसल चेंज कर देते हैं। अलग अलग फसल बारी बारी क्या करते हैं, आप उगाते हैं या बोते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? चक्रीय कृषि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो चक्रीय कृषि क्या होगा? विभिन्न फसलों का चक्रीय क्रम में, क्या? विभिन्न फसलों का चक्रीय क्रम में कृषि या बुआई क्या कहलाता है? चक्रीय कृषि कहलाता है। सामान्यतः दलहनी फसलों को, कैसी फसलों को? दलहनी फसलों को क्या किया जाता है? चक्रीय कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि दलहनी फसलें जो है वो नाइट्रोजन का क्या करती हैं? स्थिरीकरण करती है। क्या करती हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है कौन? आपकी दलहनी फसलें। हो गया क्लियर? फिर आता है मिश्रित कृषि, जिसको मिश्रित सस्यन भी कहते हैं, मिक्स्ड, है ना। तो कृषि या मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जब आप क्या करें, एक ही भूखंड में आप क्या करें, विभिन्न तरह की फसलें बोएं, एक ही तरह की फसलों के बजाय अलग अलग तरह की फसलों बोएं, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित सस्यन कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं आप? पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। देखो, एक ही तरह का बोगे तो फिर एक पूरा चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा। एक ही तरह के आप अलग अलग टाइप के बोगे तो हर फसल का अपना क्या रहता है, एक जो क्या बोलते हैं गुणधर्म होता है कि वो एक तरह की क्या चीजों को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, एक तरह के रसायनों को एब्जॉर्ब करता है। तो आप मिश्रित फसल जब लेते हैं, मिश्रित कृषि करते हैं, तो आप अलग अलग तरह की फसलों को क्या करते हैं? बोते हैं एक ही भूखंड में। ठीक है,
क्लियर है ना? ऐसा क्यों करते हो? ताकि एक क्या करे, उस तरह की चीजों को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, और दूसरा उसका प्रोडक्शन करे। तो इसलिए मिश्रित श्वसन आप करते हैं। ठीक है। फिर है द्विफसली कृषि। द्विफसली कृषि, ठीक है। द्विफसली कृषि को कहते हैं एक ही वर्ष में दो फसलों का उत्पादन। क्या? एक ही वर्ष में दो फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? द्विफसली कृषि कहलाता है। ठीक है, तो बड़ी चीज नहीं है ना? इसमें भी वही गुणधर्म होते हैं का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो, इसी हो गया। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, और यह महत्वपूर्ण है, रिले कृषि। रिले कृषि, रिले कृषि किसे कहते हैं? पता है क्या किसी? रिले कृषि किसे कहते हैं? रिले कृषि, देखो रिले कृषि से आशा है। रिले रेस देखो कभी? रिले रेस कैसे होता है? एक धावक क्या होता है ना? एक स्टिक लेके दौड़ता है ना? दौड़ते रहता है। यहाँ पर दूसरा उसी टीम का धावक होता है, वो इस तक पहुंचता है और यह बैंटन जो है, यह डंडा जो है उसको सौंप देता है। ठीक है, और वो आगे की रेस लगाता है। ठीक है, तो इस तरह रिले रेस होता है। सेम रिले कृषि में भी ऐसी है। क्या हो, फसल काटने से पूर्व एक फसल क्या हो रही है? बुआई हो रही है, एक फसल बोया जा रहा है, और वो फसल जैसे ही पकने वाली हो या काटने से पूर्व ही क्या कर दें आप? दूसरी फसल उसमें लगा दें, है ना? तो इस तरह की कृषि को क्या कहते हैं? रिले कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले कृषि। तो फसल काटने से पूर्व दूसरी फसल लगाना क्या कहलाएगा? रिले कृषि कहलाएगा। समझ में आ रहा बात? ठीक, क्लियर? एक फसल कटने से पूर्व जो बचा हुआ रिक्त स्थान है वहां क्या लगा देना? नेक्स्ट फसल लगा देना। क्या कहलाएगा? रिले कृषि कहलाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है यहां तक? हो गया। फिर है जैविक कृषि, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। देखो भारत जिस समय आजाद हुआ उस समय भारत बहुत गरीब था। ठीक है, यानी भारत की लोगों की स्थिति बहुत निम्न थी, फसलों को उत्पादन नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे। तो उसके बाद जब हरित क्रांति आई भारत में, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो हरित क्रांति की शुरुआत में हमने क्या किया? बहुतायत रसायन का प्रयोग किया। किसके लिए? अधिक उत्पादकता के लिए। तो जब आप अधिक रसायन का उपयोग करते हैं तो प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल के आए। उसकी जो नेगेटिव परिणाम है वो भी आपको देखने को मिले। जिससे क्या हुआ? अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या हो गया? आपका एक लेयर बन गई मिट्टी के ऊपर, है ना? ठीक है, क्षारीयता की लेयर बन गई। इसके अलावा क्या हुआ कि अधिक रसायनों के प्रयोग से भूमि क्या होगी? उसकी उर्वरता जो हो गई वो समाप्त होगी, भूमि की उर्वरता समाप्त होगी। ठीक है, तो इसके अलावा कीटनाशकों के प्रयोग से बहुत सारी बीमारियों का जन्म हुआ, है ना? और कीटनाशक जैसे इंसान अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, वैसे कीड़े भी इम्यून सिस्टम डेवलप करने लग गए, और इम्यून सिस्टम डेवलप होने से वो और ज्यादा प्रभावशाली हो गए कीड़े। कुछ समय बाद कुछ पोषक जो अच्छे जीव होते थे, उसमें अच्छे जंतु होते थे, वो उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसके बहुत सारे गलत प्रभाव हुए। उसके जब दूसरी हरी क्रांति आई तो हमने वहां पर रसायनों का प्रयोग थोड़ा कम किया, और जो आपका एनपीके होता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो उसमें हमने नीम कोटिंग एक स्टार्ट की, है ना? और कोटिंग के
कारण नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण धीरे धीरे होना चालू हुआ। उसके बाद तीसरी हरित क्रांति जब आई तो हमने पूर्णतः जैविक कृषि की ओर रुख किया, और प्रधानमंत्री कहते भी हैं, है ना, अब जो कृषि का नया ट्रेंड आ रहा है वो यह है कि पूर्णतः जैविक कृषि, यानी आप नेचुरल चीजों का प्रयोग करें, है ना। आप जैसे खाद है तो खाद रसायनों का प्रयोग करने के बजाय गोबर का प्रयोग करें, ठीक है, नेचुरल गोबर्स का प्रयोग करें, अवशिष्टों का प्रयोग करें खाद के रूप में, है ना, केचुआ खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा रसायनों की जगह क्या करें, आप जैविक जो रसायन है, जैविक रसायन जैविक जो कीटनाशक है उनका प्रयोग करें, है ना, किसके लिए, कृषि के लिए। तो जब आप पूर्णतः, है ना, ऐसी चीजों से कृषि करते हैं जो अपघटित हो सकती हैं और प्रकृति और मानव दोनों के लिए अच्छी हैं, क्या कहलाएगी, जैविक कृषि कहलाएगी। ठीक है, हो गया। तो कृषि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर आप माइक्रोबियल पोषक दाता चीजों का प्रयोग करें। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो रसायन है, कौन से रसायन, रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद की जगह इसको आप किससे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, आप माइक्रोबियल पोषक दाताओं से चेंज करेंगे। ठीक है, माइक्रोबियल पोषक दाता यानी ऐसे जीव, माइक्रोब्स जिनसे क्या हो, पोषक चीजें मिले। जैसे कौन कौन से हैं, शैवाल है, ये पूछ सकता है तुमको क्वेश्चन। माइक्रोबियल पोषक दाता कौन कौन से हैं, शैवाल है, बैक्टीरिया है, क्या, शैवाल, बैक्टीरिया, इसके अलावा फंगस और माइकोराइजा। है ना, ये आपके क्या हैं, ये क्या है जी, माइक्रोबियल पोषक दाता है, माइक्रोब्स हैं, छोटे जीव हैं, है ना, माइक्रोब्स हैं जो क्या करते हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है ना। क्लियर, तो शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजा, ये सभी क्या के माइक्रोबियल पोषक दाता हैं। क्वेश्चन भी तुमको इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, इनमें से कौन, माइकोराइजा क्या है, पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइकोराइजा क्या है, तो माइक्रोबियल पोषक दाता है ना। इसके अलावा पूछ सकता है कि इनमें से कौन पोषक दाता नहीं, माइक्रोबियल पोषक दाता या जैविक खाद के रूप में जिनका प्रयोग नहीं होता है, ऐसे करके भी यहां से क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर कीटनाशकों की जगह कीटनाशक जो होते थे, है ना, कैसे, रासायनिक कीटनाशक, कैसे, रासायनिक कीटनाशक जो होते थे, है ना, या खरपतवार नाशक भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, दोनों आते हैं, खरपतवार नाशक और कीटनाशक, है ना। तो खरपतवार नाशक और कीटनाशक की जगह बायोपेस्टिसाइड, क्या, बायोपेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का अर्थ क्या होता है, जैव, बायो का अर्थ तो जैविक, पेस्टिसाइड का अर्थ होता है आपका नाशक, है ना। ठीक है, क्या, जैव, है ना, कीटनाशक, है ना, जैव कीटनाशक। तो जैव कीटनाशक कौन है आपका यहां पर, जैव कीटनाशक, तो एक नाम आता है क्राइसोपा, क्या, क्राइसोपा। ठीक है, क्या, क्राइसोपा। तो क्राइसोपा जो है ये क्या है आपका जैव कीटनाशक। इसके बारे में पूछ सकता है कि क्राइसोपा क्या है, तो क्या है, बायोपेस्टिसाइड है या जैविक कीटनाशक है। क्लियर। इसके अलावा आप, ये तो क्या हो गया, रासायनिक खाद या उर्वरक हो गए। ठीक है,
इसके अलावा खाद के रूप में क्या कर सकते हो आप, किसका प्रयोग कर सकते हो और किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं? तो गोबर खाद, कंपोस्ट, है ना, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। हरी खाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि हरी खाद क्या होती है। आप कुछ ऐसे चीजों को उगाते हैं जो क्या करते हो, पोषक तत्व, है ना, देते हो, है ना, उन्हें हरी खाद कहते हैं, है ना। तो हरी खाद हो गया, हरी खाद, ठीक है। पशु अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, ठीक है, या फसल या फल या सब्जी के अपशिष्ट, पूरी आप क्या कर रहे हैं, कार्बनिक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं जिनका अपघटन संभव है, ठीक है। तो ये जो सब चीजें आप प्रयोग करेंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, जैविक कृषि संभव हो पाएगी और आप क्या कर पाएंगे, नेचुरल तरीके से कृषि कर पाएंगे, है ना, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी नहीं होता है, ठीक है। अब इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इन चीजों को पूरा करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में 10th 5-year प्लान पूछता भी क्वेश्चन, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, क्या राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना, है ना, इसका प्रारंभ हुआ। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, 10th 5-year प्लान था, उस दौरान राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना की शुरुआत हुई कब, 2004 में। कब, 2004 में, ठीक है, क्लियर है, 2004 में 10वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान। समझ में आ रहा है बात यहां तक, ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक और फैक्चुअल क्वेश्चन आता है कि जैविक कृषि का जनक किसे कहते हैं। अब देखो, ये तो वेस्ट का, है ना, दोगलापन है। जैविक कृषि तो हमारे यहाँ बचपन से होती रही, बचपन से सदियों से होती रही है ना। हमने तो भारत में जैविक कृषि ही की है। वो तो हमने क्या किया, हमारे क्या था, गले में फांसी लटकी हुई थी, तो हमें जो करना पड़ सका वो करना पड़ा हम उस उत्पादन के लिए। लेकिन हमारे यहाँ अब भी किसान क्या करते हैं, मोस्टली जैविक कृषि करते हैं, रसायन का प्रयोग तो हमारे यहाँ करते ही नहीं थे, ठीक है। तो जैविक कृषि का जनक कहा जाता है अल्बर्ट हावर्ड। किसे, अल्बर्ट हावर्ड को क्या कहा जाता है, जैविक कृषि का जनक कहा जाता है। भैया ये आदमी कौन सा है जिसने, है ना, कुछ नई चीज लेकर आई। कुछ नया तो था ही नहीं, लेकिन वही वेस्ट या पश्चिम का दोगलापन, समझ में आया। और पहला देश जिसने जैविक कृषि को अपनाया, जैविक कृषि अपनाने वाला देश, पहला देश है क्यूबा। कौन सा है, क्यूबा। क्यूबा ऐसा पहला देश है जिसने जैविक कृषि को क्या किया है, अपनाया है, ठीक है, क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मुझको ये बताओ कि भारत का पहला
है ना, पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का पहला, है ना, ऐसा राज्य जिसने क्या किया है, पूर्णतः जैविक कृषि को अपनाया है। पहला राज्य जिसने क्या किया हो, जैविक कृषि अपनाई हो, कौन सा इंडियन स्टेट है? नॉर्थ ईस्ट से आता है, कौन सा? सिक्किम। ठीक, कौन सा? सिक्किम। सिक्किम ऐसा पहला राज्य है भारत का जिसने क्या किया है, जैविक कृषि को अपनाया है। ठीक है, क्लियर है। श्रीलंका ने भी अपनाने का प्रयास किया था, इकोनॉमिक तहस नहस हो गई। इतना आसान नहीं है, अचानक इन चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैविक कृषि को अगर कुछ फायदे हैं तो उसके नुकसान भी, क्योंकि जैविक कृषि तुरंत तुरंत की चीज नहीं है ना। आपको क्या करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करना पड़ता है। कंपोस्ट बनाना है तो आपको समय चाहिए, तुरंत नहीं मिलेगा कंपोस्ट, है ना, समय चाहिए रहता है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम बात कर रहे हैं कृषि पद्धति पर ही। एक है प्लांटेशन, तो हमने पढ़ ही लिया है ना, मेरे ख्याल से प्लांटेशन हमने पढ़ ही लिए हैं। रोपण कृषि हमने देखी ली, जिसे वैज्ञानिक कृषि भी कहते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं जल कृषि या एक्वा कल्चर के बारे में। देखो अलग अलग चीजें, एक्वा कल्चर क्या होगा और एक्वा पोनिक कृषि क्या होगी, इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे। एक्वा पोनिक, ठीक है। एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर माने जल कृषि, ठीक है। अब जल कृषि किसे कहते हैं? जल कृषि, एक्वा कल्चर किसे कहते हैं? जलीय जीव का उत्पादन, केवल क्या, जलीय जीव जो कहां रहते हैं, केवल जल में ही रहते हैं, उनका उत्पादन करना। जैसे आप क्या कर रहे हो, मत्स्य कृषि, मछली कर रहे हो, मत्स्य पालन कर रहे हो, झींगा पालन कर रहे हो, ठीक है, क्या, झींगा, ठीक है, देखो ना झींगा, ठीक है, तो झींगा कर रहे हो, मोती की कृषि कर रहे हो, मोती, है ना, मोती भी कहां बनता है, जल में ही बनता है, तो मोती की कृषि कर रहे हो, शंख की कृषि कर रहे हो, क्या, शंख की कृषि कर रहे हो, तो ये सब क्या है आपके, एक्वाकल्चर कहलाता है, ठीक है। मोती भी ऐसे थोड़ी बनता है, ये भी एक जीव है ना। सीपी, सीपी के अंदर, सीपी जीव है ना, सीपी के अंदर मोती बनता है, ठीक है, क्लियर। तो मोती की खेती भी होती है, शंख की कृषि भी होती है, मछली की, है ना, झींगा की, या एक और अभी नया ट्रेंड है शैवाल कृषि, शैवाल की कृषि। तो ये सब क्या है आपके, जलीय जीव है ना, क्लियर। तो इनकी कृषि क्या कहलाती है, एक्वा कल्चर कहलाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें क्या हम उन जीवों की खेती कर सकते हैं जो क्या जल थल दोनों में रहते हैं? नहीं, केवल जलीय जीवों की, जो थल में आ सकते हैं यानी उभयचर है, उनकी कृषि इनके अंतर्गत तो नहीं आती है। समझ में आ रहा है बात। फिर आते हैं एक्वापोनिक कृषि पर, एक्वापोनिक फार्मिंग पर, ठीक है। इसमें दो चीजें, दो लेयर्स होती है। यहां पर जैसे एक टब का उदाहरण बता रहा हूं, यहां पर, ठीक है, ये जल है, ठीक? दो लेयर्स हैं। एक लेयर जो है थर्माकोल के ऊपर, थर्माकोल, ये हो थर्माकोल, ठीक है, छेद है इसमें ऐसे ऐसे करके, इसके ऊपर भी पानी है यहां तक। तो एक आपका एक्वापोनिक कृषि क्या कहेंगे आप? एक्वापोनिक कृषि में क्या होता है कि एरोपोनिक नहीं, एक्वापोनिक याद रखना, एरोपोनिक अलग है। एरोपोनिक माने हवा में कृषि,
एक्वापोनिक, एक्वा माने होता है पानी, जल, है ना, वाटर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मछली देखने को मिलेगी। यहां जल के निचले भाग में आपको मछली की खेती देखने को मिलेगी, जबकि ऊपर में क्या लगाया जाता है, यहां पर पौधा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, पौधा लगाया जाता है, ठीक है। ठीक, तो क्या होता है, एक ही टैंक में जब मछली पालन पौधों की एक साथ वृद्धि होती है या वृद्धि की जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या, उसको क्या कहते हैं, एक्वापोनिक कृषि, एक्वापोनिक कृषि, है ना, समझ में आ रहा है बात। तो यहां पर क्या हो गया, आपका कृषि हो रहा है। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, इससे फ्रेश वाटर का यूज किया जाता है। फ्रेश वाटर हमेशा, पानी जो है इंटरचेंज होते रहता है, गंदा पानी नहीं रखते, पहली बात, पानी को रिसाइकल किया जाता है। दूसरी चीज कि देखो यहाँ पर मछलियों को चारा दिया जाता है, मछली चारा दिया जाता है, मछली के चारा से देने से मछली क्या करती है, फिर उससे अपशिष्ट जो निकलता है, अपशिष्ट जो है उसका प्रयोग पौधे क्या करते हैं, खाद के रूप में करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो मछलियों के अपशिष्ट के कारण पानी का जो पोषक तत्व है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, अब पौधों को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। इस तरह की कृषि क्या कहलाती है, एक्वापोनिक कृषि कहलाती है। तो दोनों में अंतर है, एक्वाकल्चर और एक्वापोनिक में। ठीक है, फिर है समुद्री शैवाल कृषि, जो अभी हमने बात की, ये समुद्री शैवाल कृषि। ठीक है, समुद्री शैवाल कृषि क्या कहलाती है, समुद्री शैवाल कृषि। ठीक है, अब देखो इसमें एक शैवाल होता है क्लोरेला नाम का, क्या, क्लोरेला। इस शैवाल को, है ना, क्या, ये समुद्री शैवाल होता है क्लोरेला, है ना। इसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, खास कर इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, अपनी कैबिन में इसे उगाते हैं, जिसे क्लोरेला को, जिसे क्लोरेला को याद रखना। पूछ भी सकता है कि अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन के लिए प्राप्त करने के लिए किस शैवाल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्लोरेला नाम का शैवाल है। ठीक है, बहुत सारे यूज में आता है समुद्री शैवाल, कैंसर के रूप में, है ना, उर्वरक के रूप में, है ना, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, तो इन सब में यह यूज आता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक। ठीक है, बताइए, आया ना, समझ में आया कि नहीं, आगे ना। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने कृषि के विभिन्न प्रकारों को देखा। अब मुझको ये बताओ, क्या हमने शुष्क भूमि कृषि पढ़ी है क्या, शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि देखा क्या आपने। चलो मैं बता देता हूँ, पढ़ा नहीं पढ़ा हमने ये पर बता देता हूँ। दो चीजें हैं, एक है संविदा कृषि, जिसके बारे में हम कल बात करते हैं। संविदा कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है भाई, क्या, जब आप क्या करते हैं, फसल उत्पादन से पूर्व एक निश्चित गुणवत्ता की चीजों के लिए क्या कर लेते हैं, पहले से अनुबंध कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं आप क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे मैकडोनल्ड कंपनी, मैकडोनल्ड कंपनी छत्तीसगढ़ से पत्ता गोभी उगवाती है। मैकडोनल्ड का जो आपको
बर्गर दिखता है उसमें पत्ता गोभी कहाँ का होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से आलू मंगवाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही संभव होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा जिन स्थानों पर होती, खासकर राजस्थान का भाग, पश्चिमी राजस्थान है ना, गुजरात का एरिया, ठीक है, पंजाब का कुछ थोड़ा मोड़ा क्षेत्र, तो यहां पर क्या होता है आपका ड्राई लैंड फार्मिंग होती है। भारत के लगभग 22% भाग पर, ध्यान रखिएगा, भारत के करीब 22% भाग पर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। क्या होता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। कैसा है, अभी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है क्या, तो क्या की जाती है, भूमि को ना इसमें ज्यादा खोदा जाता है ताकि उसमें क्या आ जाए, नमी आ जाए, मिट्टी में क्या आ जाए, नमी आ जाए, उसके ऊपर फिर क्या किया जाता है, मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। क्या मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है, कहाँ, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। क्लियर है, ठीक है जी, हो गया। चलो यहां तक उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए हम अब बात करने वाले हैं फसलों के बारे में, ठीक है, फसलों के बारे में। यहां तक तो आपने कृषि पढ़ ही लिया, कृषि क्या है ना, ठीक है। अब यहां पर से हम देखने वाले हैं आपकी अलग अलग फसलों के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम फसल देख लेंगे तो ठीक है। अब देखो यह वीडियो लेक्चर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी मिक्स करके है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि कहने को आपको भारत का भूगोल पूछा कहा जाता है सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपको डीप पूछा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी, तो वो आना चाहिए आपको। तो दोनों का मिक्सअप है यह लेक्चर। अब देखो इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या, भारत में मैं कृषि की बात करूंगा, और भारत में कृषि किस तरह से की जाती है ना, क्या योगदान है जीडीपी में, ठीक है। उसके बाद भारत की जो फसलें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, कौन कौन सी फसलें हैं, किसके अंतर्गत हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये देखेंगे, है ना। ऋतुओं के आधार पर विभाजन देखेंगे, समय के आधार पर विभाजन देखेंगे, फिर एक एक करके इन फसलों को हम देखते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा बात। चलो तो पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं भारत में कृषि, भारत में कृषि, क्योंकि ये पढ़ोगे तभी जाके तुम आगे अलग अलग चीजों का डेटा को क्या कर पाओगे, कलेक्ट कर पाओगे। अब देखो भारत में कृषि व पशु संसाधन ये देना है, देखना है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में इकोनॉमी में जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, प्राइमरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, देखो भारत की अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को कि जितने भी सेक्टर है, सर्विसेज हैं, या आप क्या सकते हैं, बस हम क्या करते हैं अर्थव्यवस्था में, क्या करते हैं, चीजें क्या होती हैं, वस्तु व सेवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है ना। इन्हीं 2 चीजों की क्या हो जाती है, लेन देन होता है ना मार्केट में। तो हमने इनको 3 भाग में बांट दिया है, एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा सेकेंड तथा आपका टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसके अंतर्गत आपका किसको शामिल किया जाता है, कृषि से संबंधित चीजों को, किसको, कृषि से संबंधित चीजों को शामिल किया जाता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। डेयरी उद्योग हो गया, ये सब प्राथमिक सेक्टर के हैं। द्वितीय सेक्टर में आपके उद्योग को शामिल किया जाता है, इसमें द्वितीय सेक्टर में उद्योग को शामिल किया जाता है, उद्योग और खनन को। फिर उत्खनन प्राइमरी सेक्टर है, खनन द्वितीय सेक्टर है। फिर टर्शियरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो एक्चुअल में हर डेवलपमेंट का एक चरण होता है, पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शियरी सेक्टर डेवलप होते जाता है। ये क्रम किसी भी देश का अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने का क्रम होता है। तो भारत में कृषि जो है इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कौन कौन सा आता है,
कृषि, है ना, पशु संसाधन, है ना, क्या, पशु संसाधन, ठीक है, वानिकी, ठीक है, पशु संसाधन व डेयरी या उससे जुड़े हुए उद्योग कर सकते हो, है ना, कृषि, पशु संसाधन, डेयरी, वानिकी, इसके अलावा आपका क्या है, मत्स्य पालन। ये जितना भी है बेटा ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान जो है, जीडीपी में योगदान जो है वो कितना है, 14% का योगदान है। कितना, भारत की जीडीपी में इसका योगदान कितना, 14। ए अप्रोक्स की बात करो, एकदम एग्जैक्ट की बात करोगे तो 14.4% का योगदान देता है ना, कितना, 14.4% का योगदान देता है एग्रीकल्चर, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर संवैधानिक स्थिति की बात करें, है ना, अगर इस विषय के बारे में संवैधानिक स्थिति की बात करें तो यह देखो, भारत में क्या होते हैं, विषय विभाजन है। भारत एक संघीय राज्य है। संघीय राज्य में केंद्र, राज्य और संघ, इन तीनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों का ये जो बंटवारा है उसमें विषय तय है कि कौन से चीजों पर कानून केंद्र बनाएगा, कौन सी चीजों पर कानून राज्य बनाएगा और कौन सी चीजों पर कानून दोनों बना सकते हैं। तो अगर संवैधानिक स्थिति की बात करें तो जो कृषि विषय है इस पर जो कानून है वो कौन बना सकता है, राज्य बना सकते हैं। ये किस सेक्टर का विषय है, राज्य सूची का विषय है। कौन, आपका कृषि, ठीक है, क्लियर। किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। कौन, आपका कृषि, ठीक है। यहां समझ में आ रहा है बात, एक बार मुझको बताओ, समझ में आया। ठीक है, क्लियर है जी। हो गया बात, ठीक है। चलो अब देखो, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। क्या भारत एक कृषि प्रधान देश है ना? क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका अर्थ यह है कि भारत में क्या मुख्य रूप से क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। बहुतायत जो जनसंख्या है वो किन कार्यों में संलग्न है, कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, इस बात की पुष्टि की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 55% आबादी जो वो किसमें संलग्न है, कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। भारत की कितने प्रतिशत आबादी, 55% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। और यह 55% जो आबादी है भारत भूमि के 51% भूभाग पर कृषि करती है। यानी भारत भूमि का 51% भूभाग है जहां पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। यानी भारतीय भूभाग का 51% में कृषि कार्य की जाती है, ठीक है। अब अगर भारत के कृषि की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, इसे क्या, मानसून पर इसकी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहते हैं जुआ, क्योंकि भारत में जो सिंचाई है वो क्षमता बहुत ही कम है और जो भारतीय कृषि है उसकी डिपेंडेंसी जो है मानसून पर बहुत है। मानसून में वर्षा होती है तो मानसूनी वर्षा का इंतजार करता है कौन, आपका यहाँ का किसान, ठीक है, क्या करने के लिए, कृषि करने के लिए, ठीक है, वैसे ही प्रिपरेशन करना है। तो भारत का अधिकांश किसान जो है क्या करता है, मानसूनी वर्षा का इंतजार करता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसका मानसून पर डिपेंड होना,
मानसून पर निर्भरता, है ना, है ना, मानसूनी वर्षा पर निर्भरता। ठीक है, क्या? मानसूनी वर्षा पर निर्भरता इसका मुख्य रीजन है। अब यही जो कारण है ना, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण है, या छिपी हुई बेरोजगारी का कारण है ना। क्या? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन है कौन? आपका यही। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि आपको चाहिए एक लैंड में 10 व्यक्ति काम करने के चाहिए। अगर बाय द वे यह 20 एकड़ का खेत है और इस 20 एकड़ के खेत में कितने लोग चाहिए? केवल 10 लोग चाहिए आपको काम करने। लेकिन यहाँ पर एक परिवार पूरा इसी खेत पर डिपेंड है और वहां पर कितने लोग हैं? 20 लोग काम कर रहे हैं। तो बाकी जो 10 लोग हैं, 10 लोगों का डिफरेंस है, यही क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है। समझ में आ रहा है बात? है ना? क्लियर? अब क्या इसी कहते हैं आपका क्या? ओवर डिपेंडेंसी, है ना, क्या? ओवर डिपेंडेंसी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं फसलों के वर्गीकरण में, फिर उसके बाद अपन डेटा पर भी बात करेंगे, है ना। तो देखो, फसलों का वर्गीकरण, ठीक है, फसलों का वर्गीकरण हम 2 आधार पर करते हैं। कितने आधार पर? 2 आधार पर। पहला तो है समय के आधार पर, समय या काल के आधार पर फसल। दूसरा जो है बेटा वो है ऋतुओं के आधार पर। ठीक है, समय के आधार पर कैसे? कि वो फसल जो आप बो रहे हैं वो 1 वर्ष में परिपक्व हो रही है कि 2 वर्ष में परिपक्व हो रही है कि 3 वर्ष में, या बहुवर्षीय फसल है? इसको बहुवर्षीय फसल है। तो जो फसलें 1 साल में पक जाती हैं वो 1 वर्षीय, जो 2 साल में पकती है 2 वर्षीय है, और बहुवर्षीय जिनके के लिए ज्यादा लंबा समय लगता है, जैसे गेहूं है, ठीक है, धान है, मक्का है, ठीक है, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा, ये क्या है? आपका 1 वर्षीय फसल है। पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, वर्गीकरण मैं इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि आगे आपको फसल देखना है। ठीक है, फसलों के आधार पर आप उत्पादन देखेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये बैकग्राउंड फिर से बता रहा हूं। ये क्या? फसलों का क्या है, प्रकार क्या है ना, फसलों का वर्गीकरण कैसा है। और कल से हम लोग आगे इसी फसलों पर डेटा पर बात करेंगे कि उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है और किस देश का प्रथम स्थान है विश्व उत्पादन में। तो दोनों मैं एक्चुअल में एग्रीकल्चर को मिक्स कर रहा हूँ, है ना, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ठीक है, सेम फिर छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी पर भी यानी कृषि पर भी हमारा एक लेक्चर ऐसे ही फिर बाद में आएगा जब हम लोग छत्तीसगढ़ का बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यान रखे रहना। मैं एक्चुअल में तुम लोग को एक पैकेज दे रहा हूं, समझे, ताकि तुम्हारा इस सेक्शन से क्वेश्चन कहीं से ना छूटे। बच्चे क्या करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ लिए, डेटा उसमें पूरा होता नहीं है और फिर उसका मिस कर जाते हैं। फिर रिले कृषि किसको कहते हैं ये नहीं समझ में आता, चलवासी कृषि किसे कहते हैं ये समझ में नहीं आता। तो हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं ताकि एक पूरा पैकेज मिले तुम लोग को। ठीक है, चलिए, तो 2 वर्षीय कृषि, तो 2 वर्षीय कृषि क्या है? चुकंदर इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुवर्षीय कृषि में आपका नापियर घास, नापियर घास और इसके अलावा रिजका, ये बहुवर्षीय फसल है के उदाहरण। ठीक है, आप चाहो तो और सर्च करके लिख लेना और कौन कौन फसलें। ऋतुओं के आधार पर अब देखो, भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है। कौन कौन सी ऋतुएं? 3 ऋतुएं, है ना। क्या कौन सा?
शीत ऋतु, है ना, यानी ठंडी, गर्मी या बरसात, और एक्स्ट्रा कर लिए तो एक शरद ऋतु हो गया, है ना, और ऐसे और विभाजित करोगे तो और बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इन 3 ऋतुओं के आधार पर ही इसको ऐसे बांट रहे हैं। एक होता है खरीफ की फसल, दूसरा होता है रबी की फसल, और तीसरा होता है जायद फसलें। क्या? जायद फसलें, ठीक है, क्या? जायद फसलें हो गया। अब देखो खरीफ की फसल, अब देखो इनकी बुआई कब होगी और कटाई कब होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। खरीफ जो फसल है ये कौन से काल में बोई जाती है? खरीफ की फसल, ये देखो ये खरीफ की फसल जो है ना, यही मुख्य फसल है, भारत की मुख्य फसल। भारत में बहुतायत कृषि जो है खरीफ की फसलों के लिए होती है। एमएसपी भी खरीफ फसलों के लिए आपको ज्यादा पढ़ने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बरसात में आप क्या करोगे? बरसात से पहले कृषि करोगे, ताकि पहले तैयारी करोगे ना, पहले जोतोगे, पौधों को पौधे तैयार करोगे कि नहीं, बोना है तो पौधे तैयार करोगे। छत्तीसगढ़ में रहते हो, धान की कृषि होती है यहाँ पर, तो आपको पता है कि जब आप कृषि करना चाहते हैं धान की, तो मानसून से पहले आप क्या करते हो? जैसे पहला बारिश हुआ तुरंत नांगर चलवाए, ट्रैक्टर चलवाए, खोदे, फिर उसके बाद क्या करते हो आप? ठीक है, रुको बता रहा हूँ कौन कौन सा आएगा, फिर एक एक क्रम पे चलेंगे। तो आप क्या करोगे? पहले रोपाई करोगे, सॉरी पौधों को क्या करोगे? तैयार करोगे। पौधे तैयार करने के बाद जैसे ही क्या हुआ आपका, अब देखो कई जगह तो अलग से जगह मिल जाती है, तो वो रोपण वाला सिस्टम हो जाता है, पहले बीजों को जमाया। छत्तीसगढ़ में कैसे होता है? वही एक ही खेत है भाई, तो क्या करेंगे? पहले धान को पहले जोते, पहले खेत को जोते, फिर क्या करें? धान की छिड़क दी उसमें। जब धान का वहां पर पौधा हो गया, बन गया, तो आप क्या करते हो? उसकी चुनाई करते हो, उसको निकालते हो, ठीक है। देखिए ना, गट्ठी गट्ठी बांध के रखते हैं पौधों को। फिर उसके बाद क्या करते हो? कोपर चलवाते हो, ठीक है। कोपर चलाता है छत्तीसगढ़ी में, समझते हो? कोपर चलवाना, ठीक है। तो समतलीकरण, एक्चुअल में मिट्टी को और क्या करते हो? आप भुरभुरा करते हो और तोड़ते हो। उसके बाद जब वो हो जाता है ना, तब फिर क्या करते हैं? रोपाई करते हैं धान के पौधों की, ठीक है, क्लियर। जब पानी पूरा अच्छा आ जाए, कहाँ? खेत में लबालब पानी, क्योंकि ज्यादा पानी चाहिए रहता है, फिर आप क्या करते हो? उसमें रोपाई करते हो, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा बात? हो गया, ठीक है। थरहा नींदे जाना समझते हो? थरहा किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? छत्तीसगढ़ी में थरहा का अर्थ होता है कि आपने जो क्या किया है, पौधों का रोपण किया है, उसको आप क्या करोगे? निकालने जाओगे, ठीक है। फिर उसके पौधों को लगाओगे, उसको बोलेंगे थरहा बुआई कहेंगे। क्या कहेंगे? थरहा बुआई कहेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये कब होगा? मानसून में होगा सब चीज। तो खरीफ की फसल मानसून के समय आप बोएंगे, गर्मी के टाइम लगाएंगे, गर्मी जैसे यानी मानसून प्रवेश करने वाला है, उस समय लगाएंगे, और जैसे ही मानसून क्या करेगा जी? प्रवेश करेगा, तो आप इसको प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। रबी शीत ऋतु में होती है, तो शीत ऋतु से ठीक पहले एकदम प्राइमरी स्टेज में शीत ऋतु के आप इसको कटाई कर लेंगे, तभी तो रबी की फसल बोएंगे। क्लियर है, बात को समझना बात को, ठीक है। तो ठीक ठंडी से पहले रबी की फसल को बोने से पहले आप क्या करेंगे? कटाई कर लेंगे, किसकी? खरीफ की फसल की। फिर रबी की फसल लगाओगे, ठंडी में लगाओगे, फिर उसके बाद कौन सा ऋतु आएगा? ग्रीष्म ऋतु आएगा, है ना, ऐसे ही चलता है ना, वर्षा, शीत, ठंडी, फिर ग्रीष्म। तो ग्रीष्म का, रबी की जैसे फसल खत्म होती रहती है, फिर कटाई होगी, गर्मी आने से पहले गर्मी की फसल लगेगी, और गर्मी के यानी मानसून से फिर पहले आपका चीजें समाप्त हो जाएगी। अब इसको तुम कैसे याद रखोगे? तो याद रखो, मानसून से पहले धान बुआई होता है। धान मिसाई कब होता है? ठंडी से पहले, है ना, सुबह सुबह आपको देखने को मिलेगा, है ना।
है ना। बेलन सुने होंगे, बेलन चलता है ना गाँव में, या एक और अच्छा दिमाग सुनोगे देखोगे तो अभी देखोगे क्या करते हैं, जिनका छोटा खेत होता है, कम धान होता है, वो रोड पे ही क्या कर देते हैं, पैरा को बिछा देते हैं ताकि वहां से क्या चले, गाड़ियां चले तो अपने आप को क्या हो जाए, मिसाई हो जाए उसकी। ठीक ठीक, ठंड से पहले ये हो गया है ना। अब ठंड के समय तुम सुनते हो कि अगर ओला पाला पड़ गया तो गेहूं की फसल खराब हो जाती है। ठीक है, तो गेहूं की फसल कब बोई जाएगी, रबी से पहले, ठंडी से पहले। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो रबी की फसल गेहूं हो गया। फिर उसका जैसे ही ठंडी खत्म हुई, गर्मी आई तो आपको गर्मी में क्या देखने को मिलता है, खीरा, ककड़ी, है ना, खाते हो ना, ककड़ी खाते हो ना, ककड़ी, है ना आप, और क्या खाते हो, तरबूज। तो सब क्या है, जायज फसलें, गर्मी के टाइम की फसलें। जैसे गर्मी खत्म होता है, ये भी खत्म हो जाती है ना। ठीक है, अब दूसरी चीज, आम भी इसी टाइम आपको खाने को मिलेगा, गर्मी के टाइम। क्यों, देखो क्या होता है, ठंड के समय जो मानसून जो है वो जाता है और लौटता है, जब लौटते मानसून से वर्षा होती है, ठीक इस समय, ठंड के समय, है ना, क्लियर है। तो लौटते हैं मानसून से वर्षा होती है, ठीक है, ग्रीष्म से जस्ट पहले, तो उसको मैंगो शावर कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। पूर्वमंडल तट याद है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है लौटते हुए मानसून से। तमिल कहाँ, पूर्वमंडल तट कहाँ है, आंध्र तमिलनाडु वाला जो बॉर्डर है ना, खासकर पूर्वमंडल तट जो है वो तमिलनाडु का जो तटी है, पूर्वी तटी हिस्सा है। पूर्वी तटी हिस्सा कौन सा आपका, तमिलनाडु का, वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है उससे। ठीक है, पूर्वी घाट के किस ओर है, किस ओर है जी, बाईं ओर है। ठीक है, सॉरी दाईं ओर है। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें समझ में आई आपको। तो अब मैंने आपको बताया, तो खरीफ की फसल कब बोई जाएगी, तो मई जून में बोओगे, जब कब आ रहा है, वर्षा आने वाली है, ठीक उससे पहले, है ना, या जून जुलाई, समझ, जून बोलो, जून जुलाई में आप बोलो, अभी चल रहा है ना बुआई, क्या, धान का, है ना। तो जून जुलाई में बुआई हो गई, कटाई कब होगी, ठंडी से ठीक पहले, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, इसकी कटाई हो जाएगी, किसकी, खरीफ की फसल की। तो रबी की फसल कब बोओगे तुम, इसी अक्टूबर नवंबर में, जैसे ही कटाई हुआ तो, है ना, ठीक है। और है ना, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में, जैसे ही गर्मी प्रवेश करने वाली है, मार्च अप्रैल में, है ना, तो आप क्या कर लिए, रबी की फसल को काट लिए, है ना, हो गया। और फिर जायद फसलें कब हो जाएंगी, मार्च अप्रैल से, है ना, मई जून। ठीक है, मई जून तक। क्लियर, समझ में आ रहा, याद हो गया, कॉन्सेप्ट याद हो गया, समझ में आया आपको। अब देखो, खरीफ की जो फसल है ना, उसको क्या चाहिए रहता है, उच्च ताप और आर्द्रता चाहिए रहती है। उच्च ताप और साथ ही आर्द्रता, माने पानी। ठीक है, ये दोनों मिल रहा है खरीफ की फसल को। ठीक है, गर्मी से पहले उसको अंकुरण में भपका मिला, है ना, तो अंकुरण हुआ, न आर्द्रता मिली। ठीक है, हो गया। और रबी की फसल को क्या चाहिए रहता है, अंकुरण के समय कम ताप, यानी ठंडी के टाइम कम ताप, अंकुरण के समय कम ताप, और पकने के लिए क्या चाहिए रहता है, अधिक ताप चाहिए रहता है। तो देखो ये भी बहुत अच्छा है, पकने के लिए गर्मी के टाइम आएगा तो पक जाएगा ये। ठीक है, फिर जायद फसलों को अधिक ताप चाहिए रहता है, गर्मी में होता है, तो सीजनल चीजें खानी चाहिए। सीजनल चीजें खाओगे तो सीजनल चीजों के खाने से तुम्हारा बॉडी का इम्यून सिस्टम भी बना रहेगा, बीमारी भी नहीं आएगी। टमाटर तुम 150 रुपए किलो हो गया, रीजन क्या है, टमाटर होता है ठंडी के टाइम, ठीक भर भर के होता है, तुम सोच रहे हो 12 मसी खाऊंगा उसको, है ना, तो वो दिक्कत है, और भर भर के खाऊंगा ये भी दिक्कत है। क्लियर है। अब देखो खरीफ की फसलों के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल है, खरीफ की फसलों में आपके कौन कौन से फसल शामिल है।
तो अगर मैं बात करूं, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं बेटा यहाँ पर, चूंकि स्पेस नहीं। तो खरीफ की फसलों में सबसे पहले मैं खाद्यान्न फसलों की बात करूंगा। और खाद्यान्न में आपका अन्न की बात करें पहले तो अन्न में है धान। ठीक है, धान की जो फसल है वो कौन सी फसल है? मूलतः मैं बात कर रहा हूं, आजकल तो ऐसे आप सीजन्स का महत्व तो नहीं रह गया है, ज्यादातर आप हर ऋतु में ले लेते हैं फसलों को, लेकिन मुख्यतः यह खरीफ की फसल है धान। ठीक है, क्या है? खरीफ की फसल है। समझ में आ रहा है? फिर दलहनी फसलों की अगर बात करें, तो जितना भी दलहनी फसलें हैं वो लिख लो। उड़द है, मूंग है, अरहर है। तिलहन फसलें तो कौन सा है बेटा? मूंगफली है ना? क्या? मूंगफली है। दलहनी उड़द, मूंग, अरहर। ठीक है, क्लियर है? और तिलहन में मूंगफली है, सोयाबीन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य को क्या कहते हैं? सोया राज्य कहते हैं। तो मध्य प्रदेश, जहां सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है, उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मध्य प्रदेश को भारत का सोया राज्य कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखना। टाइगर स्टेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। हो गया। फिर अब अगर हम बात करें, है ना, किसकी? रेशेदार फसलों की। रेशेदार तो कपास। ठीक है, क्या? कपास आपका। ठीक, जूट है। ठीक है, पटसन है। ठीक है, क्या? कपास, जूट और पटसन, है ना? केजीएफ याद रख लेना, कपास, जूट, पटसन, है ना? हो गया जी। एक यहां पर ज्वार भी लिख लेना, अन्न, ज्वार, है ना? ठीक है, धान, ज्वार। हो गया। तो ये आपके खरीफ फसल है। इसके अलावा अगर हम नगदी फसलों की बात करें तो चाय, गन्ना, रबर, अफीम, ये सब किस काल की है? खरीफ की फसलें। चाय, गन्ना, रबर और अफीम किस काल की हैं? आपकी खरीफ की फसलें। ठीक है, हो गया बेटा। यहां तक उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, अब इसको मिटाता हूं। अब आते हैं अपन रबी की फसलों पर। ठीक है, किस पर? रबी की फसलों पर। तो है ना, गेहूं, है ना, सरसों। ठीक, क्या? गेहूं, सरसों, तुअर, मटर। ठीक है, गेहूं, सरसों, तुअर, मटर और चना। ठीक है, क्लियर? तो ये दलहनी में दो आपका उसमें चला गया, तुअर, मटर और चना। तिवरा दाल कहते हैं, इसी को तुअर कह रहे हैं ना। तो तुअर, मटर और चना। इसके अलावा गेहूं, सरसों कहाँ है? रबी की फसल। अब वो भूलते रहोगे तो याद रखना, ठंडी के समय ज्यादा लोगों को पसंद है रोटी खाना, है ना? तो गेहूं, है ना, और सरसों का बढ़िया फोरन रहता है उस समय। ठीक है, तुअर, मटर, चना, ये भी आपको कब मिलेगा? रबी की फसलों में। अब इस समय क्या मिलेंगी? सब्जियां मिलेंगी। कौन से काल में? आपकी जायद फसलों की अगर बात करें तो सब्जियां, ठीक है, ककड़ी, तरबूज, है ना बेटा, ये सब क्या है? आपकी जायद फसलें। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आएंगी। कल हम इसके आगे विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में देखेंगे। कौन सा देश, कौन सा राज्य इनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, क्या उनकी क्वालिटीज हैं,
कौन कौन से उनके प्रकार हैं, क्या क्या बीमारियों से ग्रसित होते हैं, इन सब के बारे में अपन कल की क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन क्लास को यहां से एंड करते हैं।